सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक है एकॉस्टिक्स। मैं डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि एकॉस्टिक्स क्या है। जैसे हम जानते हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान में बहुत सारे विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी। उसी तरह से विज्ञान में मेरा जो विषय फिजिक्स है, उस फिजिक्स में एक साउंड है, साउंड। तो साउंड क्या है? जैसे हम कोई चीज़ मान लें कि गिरने की आवाज़ आती है, ये चुटकी बजाने की आवाज़ आती है, जो लहरों की आवाज़ है, ये चिड़ियों की चहचहाहट है। इस तरह से मैंने जो हम कहते हैं साउंड इज़ द मैकेनिकल डिस्टर्बेंस। लेकिन एकॉस्टिक जो हमारा है कि प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ साउंड। जैसे कि लाउड स्पीकर बजता है तो उसमें कोई उसमें एक तरह से वो पिच, लाउडनेस, उसका जो तारतम्यता है वह समान नहीं रहता है। लेकिन डीजे वगैरह भी बजता है, उसमें भी कोई ऐसा नहीं रहता है। लेकिन एक जब हम देखते हैं कि किसी सभागार में, किसी ऑडिटोरियम में, किसी चर्च है, मस्जिद है, गिरजाघर है, सभागार है, उसमें जो साउंड का एडजस्टमेंट जो होता है एकदम वेरी फाइन। मैंने कहाँ पर हम ज़ोर से बोलें, कहाँ पर हम धीरे से बोलें। तो हम कह सकते हैं कि एकॉस्टिक इज़ द ब्रांच ऑफ साउंड इन विच जनरेशन ऑफ साउंड, रिसेप्शन ऑफ साउंड एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एग्जिस्ट। जिसमें कि साउंड का जनरेशन हो, साउंड का सुनना हो, और साउंड का क्या हो, एक उसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन मीन्स संचार हो। कुल मिलाकर हम कहें तो कह सकते हैं कि प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स। प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स। इस तरह से इसका हिंदी में हम बोलते हैं ध्वनिकी। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक हमारा है कि एकॉस्टिक्स ध्वनिकी में, द एकॉस्टिक ऑफ हॉल्स। किसी भी हॉल को, कमरा को, सभागार को जब हम बनाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों की जहाँ मीटिंग होती है, तो वह कैसा होना चाहिए, उसका एकॉस्टिक्स कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला इसका जो कंडीशंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद इसमें जो पॉइंट्स आते हैं कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एकॉस्टिकली गुड हॉल्स। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट्स है वह है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। अगर कोई सभागार हो, अगर कोई हॉल हो, तो उसके जो मेन जो हर तरह के जो कॉर्नर्स हैं उसकी इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए, उसकी इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर आगे बोल रहा है तो पीछे भी उतना ही सुनाई दे जितना कि वह आगे बोल रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर शुरू में जैसे कोई संत और महात्मा आ रहे हैं मान लीजिए, और भाषण, स्पीच दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, प्रीच दे रहे हैं कि जीवन क्या है, तो पीछे भी वैसा ही सुनाई दे जीवन क्या है। यानी कि प्रॉपर सभागार में हमारी जो इंटेंसिटी है वह एक समान होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंट्रोल ऑफ रिवर्बरेशन। जैसे जो हमारा सभागार है, जो हमारा ऑडिटोरियम है, उसे आवाज़ गूंजना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है, अब आपको हम बता दें कि देयर आर डिफरेंस इन बिटवीन रिवर्बरेशन एंड इको। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं गूंज। कि गूंज का मतलब है कि आवाज़ का गूंजना, वह रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन रिपीटिशन ऑफ साउंड जो है वह हमारा क्या कहलाता है? इको। रिपीटिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। जैसे किसी सिनेमा में, किसी पहाड़ पर, खाई में, कंदराओं में कोई हीरो अगर पुकारता है, मान लो अपने हीरोइन को पुकारता है, चाहे हीरोइन किसी हीरो को पुकारती है, जैसे आवाज़ आता है राज, तो एक आवाज़ कम बैक आती है राज 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 राज। तो दिस इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड। तो रिपीटिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको, बट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। आवाज़ का लौटना और कुछ देर के बाद सुनाई देना, वह क्या है? रिवर्बरेशन है। तो उसमें है कि रूम अगर हमारा छोटा है तो उस हिसाब से गूंज को देखना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो रिवर्बरेशन है वह हॉल के वॉल्यूम पर निर्भर करता है, एरिया पर निर्भर करता है, और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट हमारा है एडेक्वेट लाउडनेस। मतलब कि पर्याप्त हमारे प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता। चूँकि लाउडनेस इंडिकेट्स द स्लोनेस एंड हाईनेस। हम कितना ज़ोर से बोलते हैं,
हम कितना धीरे से बोलते हैं ये लाउडनेस बताता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि आपके दरवाजे में आता है, मान लीजिए, तो आप कहते हैं नमस्कार, आइए प्लीज़ आइए। लेकिन कोई अगर मान लीजिए दूर से आवाज़ किसी को लगानी हो तो आप उसको आवाज़ लगाते हैं रामो, वह दूर है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कोई पास में है तो उसको ज़ोर से नहीं बोलना है। कहाँ पर हम ज़ोर से बोलें, कहाँ पर हम धीरे से बोलें, यह हमारी होती है प्रबलता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आग लग गई है तो हम कैसे बोलेंगे, बहुत ज़ोर से बोलेंगे। लेकिन टीचर्स आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, एल्डर्स आ रहे हैं, वहाँ पर हम अपने शब्दों को धीरे से बोलेंगे। तो लाउडनेस इंडिकेट्स द स्लोनेस एंड हाईनेस। अगला पॉइंट जो हमारा है साइट सिलेक्शन। किसी भी ऑडिटोरियम के लिए, सभागार के लिए, हॉल के लिए साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह बाज़ार में नहीं होना चाहिए, वह भीड़ भाड़ बस्ती में नहीं होना चाहिए, वह रेलवे के आसपास नहीं होना चाहिए, बस स्टैंड के आसपास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के शोरगुल से, नॉइजी सीन से डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए साइट सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है फोकसिंग। अगर हमारा जो साउंड का सोर्स है जो वह ऐसा हो कि जब हमारे कानों में सुनाई दे तो वह क्या हो, ऑब्जर्वर को वह एकदम पिन पॉइंटेड सुनाई दे, उसमें कोई वाइब्रेशंस नहीं हो, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। फोकसिंग मेरी सही होनी चाहिए। अगला पॉइंट है रेजोनेंस। जैसे आपने सुना होगा कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं? अनुनाद। आपने सुना होगा कि अकबर के दरबार में जब तानसेन गाना गाते थे तो जो हॉल या कमरे की जो खिड़कियां थी वह टूट जाती थी, चटक जाती थी। ऐसा इसलिए कि उनके गाने की, उनके म्यूजिक की जो फ्रीक्वेंसी रहती थी, गीत की जो फ्रीक्वेंसी होती थी, वह कांच के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती थी। तो कांच की फ्रीक्वेंसी और म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी जैसे ही बराबर हुई, रेजोनेंस क्रिएट हुआ, अनुनाद क्रिएट हुआ और इसे टूट गया। तो यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई पुल वगैरह पर अगर मान लीजिए सैनिक परेड कर जाते हैं, परेड, वहाँ पर उनको बिखराव कर देता है, ताकि इसलिए कि कोई वह एक साथ जब पैर पड़ेगा तो रेजोनेंस क्रिएट होगा, जिससे पुल के धंसने की संभावना बढ़ जाएगी। जानवरों का झुंड जो है, जानवरों का झुंड को भी हम लोग तितर बितर करके पार करते हैं। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्लोन इफेक्ट, सीढ़ियों पर हम चढ़ते हैं जूते चप्पल पहन करके, तो उसमें मैट्स नहीं लगे होते हैं, तो वो ठक ठक की आवाज़ आती है। जैसे ही हम साउंड उस पर देते हैं तो ठक, और फिर उसी का एक बैक होता है, आवाज़ रोलिंग आती है, ठक। तो कम से कम इससे एक्लोन इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं कि किसी सभागार में मान लीजिए फंक्शन शुरू हो गया है और आप बाद में एंट्री करते हैं और ठक, तो फिर ऑडियंस यहाँ पर डाइवर्ट होगा, सारे लोग गर्दन घुमा कर देखेंगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो उससे जो सभागार में जो वक्ता है डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका प्रयोग फिल्मों में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में अच्छे के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि शुरू में कास्टिंग के बाद जब हीरो आता है तो एक उसके पैरों की आवाज़ आती है, धड़ाम, तो लोग क्या समझते हैं कि हीरो आ गया। यानी वहाँ पर हीरो और हीरोइन के द्वारा एक्लोन इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। अगला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकॉस्टिक मटेरियल्स। आपके जो मटेरियल्स हों, जो भी उसमें लगे हुए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके एब्जॉर्प्शन क्वालिटी बहुत अच्छे हों। जितना ही अच्छा होगा उसमें टूटने की, ब्रेक होने की चांसेज नहीं होगी। अगला पॉइंट है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसे कि जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, मैट्स हैं, कर्टेन है, आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जितने भी जो हमारे मटेरियल्स हैं, उसके एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको खरीदारी के पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी पर वह काम कर रहा है। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल चेयर का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वह आधा मीटर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो एक नॉइजी सीन है वो नहीं हो पाता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बड़े बड़े जहाँ पर 200 सीटर्स हैं, 300 सीटर्स हैं, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का महत्व बहुत बड़ा होता है। इसके बाद सबसे बेहतर, सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है, ये तो हमने मटेरियल्स की बात की, सिद्धांत की बात की, लेकिन बैठने वाले जो ऑडियंस हैं उनका मैनरिज्म अच्छा नहीं हो। जैसे किसी को छींक आती है तो वहाँ पर नाक पर, मुंह पर रुमाल ले ले, उसको धीरे से छींके, या तो क्या ऐसा नहीं छींके कि जैसे लग रहा है कि घर पर बैठे हों। फिर अब कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई बहुत खुश हो गए तो लगे पैर हिलाने, आवाज़ निकाले, अरे वाह वेरी गुड। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारा जो स्टाइल है वह बहुत अच्छा होना चाहिए, एक सभ्य नागरिक की तरह। थैंक्स।
सबसे पहले मैं बता दूं, यह जो है यह टॉपिक हमेशा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलग बात है कि हम ये सिलेबस में पढ़ाते हैं, लेकिन समाज के हर वर्ग में, हर मौके पर, जीवन के हर क्षण इसका महत्व है, इसलिए यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।